मित्रों, पिछले व्याख्यान में हमने दलित की परिभाषा के बारे में जानकारी ली थी कि दलित असल में कहते किसे हैं, और विभिन्न विद्वानों का या विभिन्न हमारे जो नियम बने हैं, संविधान में क्या बात कही गई है, उससे जोड़ करके उन लोगों ने अपनी बात स्पष्ट की थी। आज हम उससे आगे बढ़ते हुए दलित अर्थ को समझने के पश्चात ये जानने के प्रयास करने की तरफ आगे बढ़ेंगे कि आखिर में दलित चेतना है क्या। चेतन शब्द से चेतना निकला है। चेतन का मतलब क्या है, हम उसकी गहन परिभाषा में तो नहीं जाएंगे, लेकिन हम ऊपरी तौर पे इस विषय से जुड़ी हुई जो हमारा आज चल रहा है उस तक पहुंचने की कोशिश करेंगे कि किसी चीज़ को महसूस करना, एहसास करना ही चेतना है। जो चेतन नहीं है इसका मतलब वो जड़ है, और वो न तो कोई चीज़ महसूस करता है न उसकी कोई प्रतिक्रिया देता है। लेकिन मनुष्य एक सजीव प्राणी है, तो वो क्रिया की प्रतिक्रिया तो देता है, और वो ऐसी है जो कि भौतिक विज्ञान की जो क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम है उससे अलग हटकर है। क्योंकि भौतिक विज्ञान का तो नियम ये है कि हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, और वो उतनी ही होती है जितने की क्रिया हुई है या क्रिया में जितना बल लगा है। लेकिन मानवीय जीवन में वो चीज संभव नहीं, न कोई ऐसा नापतोल होता है। तो फिर हम आगे किस तरह से चलें? तो यहां आते हैं कि वर्षों से समाज के जिस वर्ग का शोषण किया गया, दलन किया गया, जिसको अधिकारों से वंचित रखा गया, दबाया कुचला गया, उस समाज के बारे में वो समाज स्वयं क्या सोचता है। भाई, जब तक पूरी तरह दबा कुचला रहा तो उसने नहीं सोचा, तो वो दबा कुचला ही रहा। सोच बदलने पे ही वो उस दबाव से बाहर आया। एक तो उस समाज की बात है। दूसरा, जिस समाज ने दबाया उस समाज की चेतना भी जागृत होती है। ये नहीं कि हमेशा वही चेतना बनी रहे, उसमें भी कहीं जागृति आती है, मानवीयता के मूल्य जागते हैं तो उसकी सोच भी परिवर्तित होती है। तो वो भी दलितों के बारे में कुछ सोचता है, वो भी दलित चेतना है, और वो भी इस दलित विमर्श में शामिल है। तो मैं जब कभी दलित विमर्श की बात करता हूं, हालांकि मैं खाली विमर्श या इस तरह के वाद के पक्ष में कभी नहीं रहता हूं, लेकिन चूंकि हमें अध्ययन करना है तो अध्ययन को हम अध्ययन की दृष्टि को रखते हुए हम करेंगे। तो दोनों की दृष्टि होती है, लेकिन आज जिस दलित विमर्श की बात कर रहे हैं वो हम साहित्य के संदर्भ में कर रहे हैं, तो उसको जोड़ते हुए ही करें। तो साहित्य को क्षेत्र को भी लेंगे तो सवर्णों ने भी दलितों के बारे में लिखा है, तो स्वयं दलितों द्वारा भी दलितों के बारे में लिखा गया है। लेकिन जब ये विकर्षण चलता है आपस में, तो सवर्णों द्वारा लिखे गए साहित्य को एक सहानुभूति का साहित्य मान लिया जाता है कि उन्होंने खुद तो भुगता ही नहीं है, तो ये क्या जाने दलितों के बारे में, दलितों के कष्ट के बारे में। और यदि जानते भी हैं तो इनको उन कष्टों का क्या पता। वो तो एक सहानुभूति रखते हैं कि ये लोग दुख पा रहे हैं, इनको भी इतना दुखी नहीं होना चाहिए, या इनका शोषण हुआ, इनका इतना शोषण नहीं होना चाहिए, इन पे अन्याय अनाचार हुआ है, और सहानुभूति के स्वरूप में उस पर कुछ उपकार कर दिए जाते हैं। कुछ लोग उस साहित्य को इस तरह का मान लेते हैं, और उस साहित्य को दलित साहित्य से बाहर भी कर देते हैं।
और वो सिर्फ उस साहित्य को ही दलित साहित्य मानते हैं जो कि दलितों द्वारा लिखा गया है, जबकि जो विचार स्वतंत्र रूप से रखे जाते हैं उनमें ऐसा कुछ नहीं होता। दलितों के बारे में जो अच्छा सोचता है, उसको प्रगति की तरफ ले जाने के बारे में सोचता है, वो सब दलित चेतना के अंतर्गत आता है, चाहे कोई भी लिखे। हम यहाँ साहित्य की बात कर रहे हैं, इसलिए उससे जुड़कर ही बात करेंगे। हालांकि ये नहीं कहेंगे कि दलित चेतना सिर्फ साहित्य से जुड़ी होगी। चेतना तो पहले आती है, साहित्य तो बाद में बनता है। तो दलित चेतना के अंतर्गत हम साहित्य से जोड़ते हुए इन चीज़ों को कहेंगे, चलेंगे, और बाद में दलित साहित्य कब हुआ, कैसे हुआ, लिखा जाना प्रारंभ हुआ, कब दलित साहित्य शब्द का प्रयोग किया जाने लगा, हम किसको दलित साहित्य में शामिल करेंगे, वो सारी चर्चा हम आगे बढ़ते बढ़ते क्रम से करेंगे। हम सब ये मानते हैं कि दलित एक सामाजिक अवधारणा है। जिसका दलन हुआ है वह दलित है। सामाजिक अवधारणा कैसी है कि जिसका दलन हुआ है वो दलित है। और दलित साहित्य जो है उसका भी एक मकसद होता है, उसका भी एक उद्देश्य होता है। और वो उद्देश्य क्या है? दलित चेतना पैदा करना। अब यहाँ अभी मैंने थोड़ी देर पहले बात कही थी कि चेतना पहले आती है और साहित्य बाद में बनता है, और ये कह रहा है कि साहित्य का एक उद्देश्य है, एक मकसद है, वो है दलित चेतना पैदा करना। बात दोनों ही सही है। जो लिख रहा है उसके मन में पहले चेतना पैदा हुई और उस चेतना के फलस्वरूप वो साहित्य लिख रहा है, और वो साहित्य अपने में जो चेतना पैदा हुई उस चेतना को दूसरे लोगों तक भी ले जाना है। उनमें भी वही चेतना पैदा करनी है जो कि उसके दिल में पैदा या उसके मस्तिष्क में आई है। ये बात मैं यहाँ इसलिए स्पष्ट कर रहा हूँ। यह चेतना सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक, दार्शनिक और शैक्षणिक सभी स्तर पर होने वाले परिवर्तनों से प्रारंभ होती है। इन सब में जब परिवर्तन आता है या सब में परिवर्तन लाया जाता है तो इस चेतना के फलस्वरूप ही लाया जाता है या इस चेतना के फलस्वरूप ही होता है। और जो दलित समुदाय है उसकी पूर्ण जागृति ही चेतना है, उसको पूर्ण जागृति की तरफ ले जाना ही दलित चेतना है। कुछ हम चेतना के बारे में यहां जानने लगे। इसी संदर्भ में ओम प्रकाश वाल्मीकि जो है वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि चेतना का सीधा संबंध दृष्टि से होता है। या दृष्टि का मतलब खाली आंखों से देखना नहीं है, बल्कि हम जीवन को किस दृष्टि से देखते हैं, जीवन के बारे में क्या सोचते हैं, क्या विचारते हैं, और उन विचारों को कहाँ तक लागू करते हैं, वो चीज़ हमें देखनी है। तो दलितों के बारे में जीवन में किस तरह से सोचा जाता है, या दलित स्वयं अपने बारे में किस तरह से सोचता है आगे बढ़ने के लिए। मैं खाली उसको चेतना नहीं कहूँगा जो है कि हम तो दबे हैं, कुचले हैं, हमारा तो कुछ नहीं हो सकता। नहीं, वो चेतना नहीं है, वो तो जड़ता है, क्योंकि जैसा है उसको स्वीकार कर लिया। नहीं, ये गलत है। यदि आपके साथ अच्छा नहीं हो रहा है तो आप उस पर विचार कीजिए, आवश्यकता हो तो उसका विरोध भी कीजिए, और विरोध उचित तरीके से कीजिए जो कि आपको आगे की तरफ ले जाए। ऐसा नहीं हो कि हम नीचे उतरते जाएं। तो यहाँ ओम प्रकाश वाल्मीकि यही बात कहते हैं
कि चेतना का संबंध दृष्टि से होता है, अर्थात जीवन को हम किस तरीके से देखते हैं। जो दलितों को या दलितों की सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, सामाजिक भूमिका के तिलिस्म को तोड़ता है या तोड़ती है। जो तिलिस्म बना हुआ है दलितों के लिए, जो सामाजिक तौर पर भी है, ऐतिहासिक तौर पर भी है, सामाजिक तौर पर भी है, उसमें इनको क्या भूमिका दी गई? बुरे कार्य करने की भूमिका, छोटे कार्य, गंदे कार्य करने की भूमिका दी गई। सामाजिक तौर पर इनको तिरस्कृत किया गया, सांस्कृतिक तौर पर इनको बहुत कम अधिकार मिले, ऐतिहासिक तौर पर भी इनका इतिहास में कोई भूमिका हमको नजर नहीं आती लेखन में। तो वो जो तिलिस्म हमारा बना है कि ये तो कुछ नहीं करते, ये बेकार हैं, उस तिलिस्म को तोड़ने का जो दृष्टिकोण है, जो दृष्टि है, वही असल में दलित चेतना है। ये कौन कहते हैं? ओम प्रकाश वाल्मीकि कहते हैं। दलित मतलब मानवीय अधिकारों से वंचित, सामाजिक तौर पर जिसे नकारा गया हो, उसकी चेतना यानी दलित चेतना। ऐसा व्यक्ति या ऐसा समुदाय या ऐसा वर्ग जिसको लंबे समय से अधिकारों से वंचित किया गया हो और सामाजिक तौर पर उसका बहिष्कार किया गया हो या नकारा गया हो। मैं बहिष्कार शब्द तो उतना उचित नहीं है, लेकिन जिसको नकार दिया गया हो, कोई महत्व नहीं दिया गया हो, उस व्यक्ति की चेतना ही दलित चेतना है। तो यहाँ सिर्फ दलितों द्वारा अपने उत्थान के बारे में सोचे गए को ही ये दलित चेतना मानते हैं। अब इसी दलित चेतना को, जो कि ओम प्रकाश वाल्मीकि समझते हैं, डॉक्टर सी.बी. भारतीय उसको थोड़ा सा और विस्तारित करते हैं, उसको व्यापकता देते हैं। और व्यापकता देते हुए वो कहते हैं कि दलित साहित्य का सर्जक सामाजिक सरोकारों से जुड़कर, कि दलित साहित्य का सर्जक, उसका निर्माण करने वाला सामाजिक सरोकार जो होते हैं उनसे जुड़कर जीवन की विषमताओं, धार्मिक विसंगतियों, शोषण के लिए निर्मित कृत्रिम उपादानों तथा मानव के मध्य बने अंतराल को मापने का प्रयास करता है। तो ये वाल्मीकि से ऊपर उठे हैं। वाल्मीकि थोड़े संकीर्ण रह गए। वो कहते हैं दलित साहित्य वही है जो दलितों के बारे में सोचता है, लेकिन ये नहीं कि कैसे सोचता है, वो सोच यहाँ आती है। वो कहते हैं दलितों द्वारा सोचा गया हो। भाई दलित के बारे में दलित ही सोचे, जरूरी थोड़ी है। समाज में क्रांति आती है तो कोई नेता तो अलग ही होता है। बुद्ध हुए तो बुद्ध ने और लोगों के बारे में सोचा, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि बुद्ध ने दूसरों के बारे में नहीं सोचा। तो चलिए, ये एक लंबा विचार का मुद्दा है, अन्य कहीं यदि हमको अवसर मिला तो हम उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन सी.बी. भारतीय जो है उस संकीर्णता से आगे बढ़ते हुए कहते हैं, हालांकि गलत वाल्मीकि भी नहीं कहते, दलित सोच तो वही है, दलित चेतना तो वो भी है और दलित चेतना ये भी है। ये कहते हैं कि जातीय जातियों के बंधन से हट जाते हैं। ये कहते हैं कि जीवन की विषमताओं, जीवन की धार्मिक विसंगतियों और शोषण के लिए जो कृत्रिम उपादान या साधन बनाए गए, नियम बनाए गए, और मानव के बीच में जो अंतर है, जो अंतराल है, उसको भी पाटने के लिए जो बात सोची जाती है वो भी क्या है? दलित चेतना है। इसी तरह बाबूराव बागुल जो है वो भी अपने विचार दलित चेतना के बारे में रखते हैं। ये कहते हैं कि दलित चेतना साहित्य और आम आदमी के संबंधों को व्यापकता देती है। हम एक तरफ पहले अध्ययन करके आए हैं कि साहित्य और इंसान एक दूसरे के पूरक हैं या एक दूसरे का दर्पण है।
यदि किसी समय के समाज को हम समझ लेते हैं तो हम जान लेंगे कि उसका साहित्य कैसा होगा, और यदि हम साहित्य को पढ़ लेते हैं हम जान सकते हैं कि उस समय का समाज कैसा होगा या उस समय का मनुष्य किस तरह का होगा। तो साहित्य और आदमी में एक संबंध रहा है हमेशा। तो दलित चेतना जो है वो साहित्य और आम आदमी के संबंधों को व्यापकता देती है, ये बाबूराव बागुल कहते हैं। दलित साहित्य इंसान को केंद्र बनाता है। केंद्र में कौन रहेगा? इंसान। और इंसान का तात्पर्य चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, उसमें कोई भेदभाव नहीं करता। इंसान को महानता प्रदान करता है। इंसान प्रकृति का एक नन्हा सा रूप है। इंसान है तो छोटा सा, लेकिन साहित्य उसको महान बनाता है। प्रकृति हमेशा गतिशील रहती है, सृजनशील होती है। स्वतंत्रता, समता, बंधुता जो है, ये इस जो दलित साहित्य जिसको हम कह रहे हैं उसकी मूल चेतना मानी जा सकती है। दलित साहित्य की जो अनुभूतियां हैं वो परंपरागत साहित्य से बिल्कुल अलग हैं, क्योंकि दलित चेतना मनुष्य की मुक्ति की बात करती है, जबकि सामान्य साहित्य ऐसी कोई बात नहीं करता। मैं ये कहता हूँ कि साहित्य हमेशा अच्छा ही होता है। उस साहित्य में फिर हमको चुनाव करना होता है कि साहित्य कौन सा आगे ले जाने लायक है। लेकिन कुछ ऐसा जिसे हम साहित्य कह रहे थे रचा गया जो कि मनुष्य को भेदभाव को बढ़ाने वाला था, मनुष्य की स्वतंत्रता की बात नहीं करता था, राजा महाराजाओं को महिमामंडित करता था, या किसी वर्ग विशेष को महिमामंडित कर देता था तो दूसरे को नीचे ले आता था। तो बाबूराव बागुल का कहना है कि दलित चेतना हमेशा, या दलित चेतना से युक्त साहित्य हमेशा मनुष्य की मुक्ति की बात करता है। और मुक्त होने का मतलब प्रगति करना है, आगे की तरफ बढ़ना है। एक गुजराती कवि हुए हैं जयंत परमार, वो भी अपने विचार प्रकट करते हुए कहते हैं कि अंबेडकर दर्शन ने दलितों के मन में आत्मसम्मान जागृत किया। हम जानते हैं अंबेडकर एक महान व्यक्ति हुए जिन्होंने दलितों में एक विशिष्ट चेतना पैदा की, उनको बताया, उनको समझाया, उनमें चेतना जागृत की कि आप भी इंसान हैं। और उन्हीं से प्रेरणा लेकर के दलित कवि भी आगे बढ़े। उन्होंने, या उनके मन में अंबेडकर की बातों ने, अंबेडकर के दर्शन ने एक आत्मसम्मान पैदा किया कि हम भी कुछ हैं। और उसके फलस्वरूप जीवनानुभव को देखने, जीवन और जीवन के अनुभव को देखने और पहचानने कि उनकी भूमिका जो है वो विद्रोह है और नकार से भर उठी, जबकि अंबेडकर ने ऐसी कोई बात नहीं की थी। लेकिन हम ये जानते हैं कि जहां लगातार शोषण चलता हो उसकी खिलाफत होगी तो ये नकार आएगा, ये कोई अनहोनी बात नहीं है। लेकिन हम उस नकार को, उस विद्रोह को कितना नियंत्रण में रख सकते हैं उतना ही हम आगे बढ़ सकते हैं। यदि वो नकार, वो नियंत्रण हमारे मन से खत्म हो गया तो हम आगे बढ़ने की जगह पीछे पहुंचने लग जाएंगे, और हमारा जो ये एक चेतना की भावना पैदा हुई है अपने प्रति, स्वयं के प्रति, वो आगे की बजाय पीछे ले जाती है। उसका आवेग, जो विद्रोह हुआ है, जो नकार आया है, उसका आवेग किसी तूफान की तरह है। उसका सौंदर्य और उसका सामर्थ्य उस कवि की, उस साहित्यकार की और उसके साहित्य की वेदना जो है उसमें है। और
इस तरह से हम देखते हैं कि दलित चेतना जो जिसे हम कह रहे हैं वो डॉक्टर अंबेडकर के जीवन दर्शन से मुख्य रूप से ऊर्जा ग्रहण करती है। और इस तथ्य से हर प्रकार का लेखक, हर तरह का लेखक सहमत है, और लेखक ही नहीं, भारत का हर व्यक्ति सहमत है कि प्रेरणा का स्रोत अंबेडकर ही है। उससे पहले दलित चेतना, मैं जहाँ तक समझता हूँ, अपना स्वरूप ग्रहण नहीं कर पाई थी। इसी के साथ आज की बात मैं यहीं समाप्त करूँगा। हम अगले व्याख्यान में इस दलित चेतना के जो प्रमुख बिंदु हैं उन बिंदुओं पर दृष्टिपात करेंगे। जय हिंद, जय भारत।